अब हम लोग सेलुलर डिवीज़न के बारे में, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दें, यहाँ जैसा कि नाम से ही है सेलुलर एंडोस्पर्म, तो इसमें देखेंगे कि इसमें न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसा नहीं है कि सेलुलर डिवीज़न है तो केंद्र का डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि बिना केंद्र का डिवीज़न से सेल वॉल का फॉर्मेशन या दूसरे कोशिका का निर्माण तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग 11 में सेल डिवीज़न अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये जो सेल डिवीज़न हमने देखा भी था कि दो प्रकार के होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो हमने केंद्रक का महत्व हमने देखा था। बिना जब पहले केंद्रक का डिवीज़न होता है, उसके बाद जो होता है वो सेल का डिवीज़न होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ जो है वो सेलुलर एंडोस्पर्म हेडिंग है, लेकिन पहले केंद्र डिवीज़न होगा तभी जाके वो सेल का डिवीज़न होगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी पहले केंद्र का डिवीज़न होगा, फिर सेल का डिवीज़न होगा। देखें यहाँ पे वही फिगर सेम, ये एम्ब्रोसैक है, भ्रूण कोश है, और उसके अंदर जो होता है वो एम्ब्रो डेवलपमेंट कर रहा है धीरे धीरे। और ये जो होता है वो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होना है। 3N है ये। अब हमने कहा कि इसमें जो डिवीज़न होगा, इसके 3N में जो केंद्रक है, इसमें जो डिवीज़न होगा वह डिवीज़न जो होता है वह कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीज़न, और साथ ही साथ साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ न्यूक्लियर डिवीज़न भी होगा और फिर सेलुलर डिवीज़न भी होगा। न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ अब देखो यहाँ न्यूक्लियर डिवीज़न हो गया, एक केंद्रक से 2 ठो बन गया, और कोशिका एक से कितने हो गए, 2 कोशिका, यानी एक सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो गया। मतलब न्यूक्लियर डिवीज़न भी हुआ और सेलुलर डिवीज़न भी यहाँ पे हुआ। फिर इसी तरीके से आगे भी जो होता है, फिर इसमें केंद्रक डिवीज़न होगा और सेलुलर डिवीज़न होगा, न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ, फिर सेलुलर डिवीज़न हुआ, और इस तरीके से एक सेल से कितने बन गया, 4 का निर्माण हो गया। फिर केंद्रक इसी तरीके से उतना ही जितना सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा उतना भी जो है वो केंद्रक का फॉर्मेशन होगा। ठीक उसी तरीके से फिर इसमें 2 भाग होगा, फिर इसमें भी 2 भाग होगा, और इस तरीके से हम देखेंगे कि यह जो है लास्ट तक जाते जाते यह एक कंप्लीट सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। ध्यान देंगे, ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म है, इस प्रकार के एंडोस्पर्म जो होता है वो 25% जो होता है वह इस इन्वायरमेंट में पाया जाता है। केवल मोस्ट कॉमन टाइप जो एंडोस्पर्म था वो कौन था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। ये केवल 25% प्लांटों में ऐसा पाया जाता है। जैसा कि उदाहरण जो है वो धतूरा है, सभी लोग जानते हैं। फिर जो होता है वो बिलरसिया है। ये बिलरसिया जो है एक एक्वेटिक फ्लोरिंग प्लांट है, मतलब एक्वेटिक मतलब कि जल में पाया जाने वाला एक यह पौधा है। देखें ये फिगर जो होता है एक आसान सा फिगर बनाया गया है। इसके लिखने के लिए या तो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे या किताब से आप लोग लिख लेंगे। मुझे आशा है कि जब आप किताब से इसको देखते हुए लिखेंगे और ये फिगर बनाएंगे तो ये आपको पूर्ण रूप से 100% ये समझ में आएगा। देखें तीसरा एंडोस्पर्म जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होगा, सबसे लास्ट तीसरा, ये देखें कि ये किस प्रकार का एंडोस्पर्म है और इसमें डिवीज़न कैसे होगा। ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ये हेलोबियल एंडोस्पर्म जो होता है मात्र 17% प्लांट फैमिलीज में ये पाया जाता है। और स्पेशली अगर कहें तो ये जितने भी मोनोकाट प्लांट है, एक बीजपत्री जितने भी पौधे हैं उनमें ये विशेष प्रकार के विशेषता जो होता है उनमें ही जो होता है ये हेलोबियल जो एंडोस्पर्म है ये उन्हीं में ही देखने को मिलता है, मोनोकाट प्लांट में। और इससे भी और अंदर तक जाए तो एक फैमिलीज का ऑर्डर है हेलोबियल। उस ऑर्डर यानी हेलोबियल ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी प्लांट हैं उस प्लांट के एंडोस्पर्म में ये हेलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता है।
अगर देखें कि ये जो एंडोस्पर्म है ये इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि इसमें कुछ गुण जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी आएगा देखने को मिलेगा, और कुछ गुण जो होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म का गुण भी देखने को इनमें हैलोबियल एंडोस्पर्म में देखने को हमें मिलेगा। वो कैसे देखने को मिलेगा, ये देखें, फिगर को देखें, वही फिर फिगर है, ये एम्ब्रोसैक है, ऊपर जो होता है एम्ब्रो डेवलपमेंट कर रहा है, बीच में जो होता है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जिनसे आगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। अब जब इसमें हमने कहा कि ये इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है, मतलब कि इनमें दोनों का गुण देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी गुण देखने को मिलेगा और फिर सेलुलर एंडोस्पर्म का गुण भी इनमें देखने को मिलेगा। तो देखें अभी क्या हुआ कि यहाँ देखें कि यहाँ पहले यहाँ सेलुलर एंडोस्पर्म का गुण इसमें देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि इस पीएनपी में वो न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और फिर सेलुलर डिवीजन भी होगा। तो हमने अभी भी देखा है सेलुलर एंडोस्पर्म में कि इस प्रकार के डिवीजन में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों एक साथ चलता है, इस प्रकार के सेलुलर एंडोस्पर्म में। तो यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ जो है केंद्रक का भी डिवीजन होगा और साथ साथ जो होता है वो सेल वॉल का भी फॉर्मेशन होगा। तो देखें ये सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो गया और फिर यह केंद्रक का डिवीजन भी हो गया। तो इस प्रकार से अब क्या है, इस प्रकार का डिवीजन क्या था, सेलुलर एंडोस्पर्म वाला डिवीजन इसमें देखने को हमें मिला। अब देखें अब जो है आगे जो होता है वो केवल न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का गुण देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि अब केवल केंद्रक डिवीजन होगा, अब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब देखें हमने लिखा है कि प्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखें सेल वॉल एक ही है, केवल एक ही सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ है पहले से ही, अब कोई नया सेल वॉल का फॉर्मेशन हो नहीं रहा है। लेकिन केंद्रक देखें इतना डिवीजन हो गया है कि इसमें बहुत सारे केंद्रक दोनों की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। तो ये ऐसे हम लोगों ने कैसा डिवीजन किस में देखा था, ऐसा हम लोगों ने न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में अभी हम लोगों ने देखा था। अब देखेंगे फिर वही प्रोसेस होगी कि ये जितने भी केंद्रक हैं वो सारे के सारे जो था वो परिधि की तरफ आगे इकट्ठा हो गए। देखिए परिधि की तरफ इकट्ठा हो गए, बीच में जो होता है ये वैक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब देखें नीचे की तरफ भी जो होता है परिधि की तरफ आके इकट्ठा हो गए। अब क्या होगा इसमें, अब लास्ट में इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब कि अब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इसमें भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो इसीलिए हमने कहा कि हैलोबियल एंडोस्पर्म में ये दोनों प्रकार के गुण देखने को मिलता है। कौन कौन से गुण, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी और सेलुलर एंडोस्पर्म का गुण भी देखने को मिलता है। इसलिए इसको इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म का भी नाम हम लोगों ने दिया है। ये बहुत कम जो है प्लांटों में इस प्रकार का एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। और ये जो हम लोगों ने जिसका उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा है, ये उदाहरण जो था हमको एक प्लांट है एरीमूरा प्लांट है, उसमें जो था इस प्रकार का डिवीज़न हम लोगों को देखने को मिलता है। ये जो एरीमूरा प्लांट है ये चाइना यूरोप का प्लांट है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो कैंडल से होते, मोमबत्ती के आकार की होती हैं। इस तरीके से आज हम लोग पूरा एंडोस्पर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंडोस्पर्म है क्या, वो कहाँ से आया, इसके काम क्या हैं और इसके प्रकार क्या हैं। इसका एक ही काम है और वह काम है कि बढ़ते हुए एम्ब्रो को पोषण प्रदान करना। अगर ये प्लांट डेवलपमेंट में ख़त्म हो जाता है तो आगे जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत इसका बात कही जाती है। अगर ये एंडोस्पर्म जो होता है एम्ब्रो डेवलपमेंट के बावजूद भी जो होता है ये बचा रहता है, तब जो होता है इसको एंडोस्पर्मिक सीड के अंतर्गत इसकी बात की जाती है। देखें ये जो हम लोगों ने बार बार मोनोकाट डाइकाट की बात हम लोग कर रहे हैं। देखें ये जो हृदय शेप के आकार हम लोगों ने एम्ब्रो इन इट्स डेवलपमेंट में जब हमने देखा था कि 2 कोटिलिडान्स बने थे, 2 बीज पत्र बने थे। यही जब बीजों में जब अंकुरण होता है तो देखें कि यही जो है जो कोटिलिडान 2 थे यही आगे चलकर जो होता है वो बीज का मतलब पत्ती का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे निकलते ऐसे, और बाद में जो होते पत्ती का फॉर्मेशन होता है इसी बीज पत्र से। तो इस तरीके से हम लोगों ने एम्ब्रो का डेवलपमेंट भी देख लिया
और इसको जो है एंडोस्पर्म भी हम लोगों ने देख लिया। अब ये हम देखेंगे कि जो हम लोगों ने ओवरी के बारे में पढ़ा था, यूमेरोसैक के बारे में पढ़ा था, पूरा ओव्यूल के बारे में पढ़ा था, तो आगे इनमें क्या क्या परिवर्तन होने के, एक फल का निर्माण जब इनसे होता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन होने के बाद फ्लावर में रिप्रोडक्शन हो गया, अब इसमें जब फ्लावर बनता है तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं ये फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर वही हम फिर दोबारा कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक ज़रूर करें।